हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो अब शुरू करते हैं अपना यूपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू। कौन से पीवाईक्यू? ईपीएफओ के। यूपीएससी में ईपीएफओ के पॉलिटी के पीवाईक्यू देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है नवंबर में, और ईपीएफओ के फॉर्म की 18 तारीख लास्ट डेट है। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फॉर्म भर दे। ये अच्छा एग्जाम है, खासकर सीएससी वाले, सिविल सर्विस एग्जाम वाले, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केवल एक एग्जाम होना है, वनडे टाइप का एक एग्जाम होने वाला है, और फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। मेंस का इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसलिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आइए देखते हैं इसके पीवाईक्यू, खासकर पॉलिटी के। अभी पॉलिटी देखते हैं ना। मैं पहले बता दूं कि पॉलिटी के इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे अपना सिविल सर्विस में आते हैं कि 20-20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन, मतलब 12 से 15-20 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, पॉलिटी के क्वेश्चन कम आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं? लेबर लॉ के। लेबर लॉ आता है, उसको भी देखेंगे आगे। और स्कीम्स के क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं स्कीम्स के। इकोनॉमी के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अपन देखेंगे आगे। पॉलिटी के बाद इकोनॉमी ही देख लेंगे, या फिर स्कीम्स देख लेंगे, कुछ भी देख लेंगे। तो अभी पॉलिटी देखते हैं, पॉलिटी में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे ये भी डिसाइड होगा कि पॉलिटी के लिए पढ़ना क्या है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत में पढ़ना होगा, या फिर अपन को वो देखना पड़ेगा लूसेंट। ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये पीवाईक्यू हैं। ये जहाँ तक के पेपर मिले हैं वहाँ तक के 2023 से इसमें 2012, सॉरी, 2012 से 2023 के जितने पेपर हुए हैं उनके पीवाईक्यू हैं पॉलिटी के। बाकी ऐसे तो हर साल इसमें एग्ज़ाम होते नहीं हैं। जितने पेपर मिल सके हैं मिले हैं, जितने सबके पास हैं, जितने बुक्स में, वो सारे पेपर की पॉलिटी के क्वेश्चन इसमें है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, क्या है पॉलिटी में, कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और संघ राज क्षेत्र हैं? सबको पता है यार, 28, 8। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ये पुराना क्वेश्चन है तो इसमें डेटा गलत है, 28, 8 है फिलहाल तो ये बेसिक क्वेश्चन इसमें लिख भी देते हैं, तब तो पता चलेगा कि आगे पढ़ना क्या है, पॉलिटी की तैयारी कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, ठीक है, राज्यसभा से सदस्य हो सकता है, तो क्या करना, क्या है कुछ ऑप्शन? केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, ऐसा थोड़ी है यार, बोल तो कहीं भी सकता है ना। ये थोड़ी होगा, ये सब तो हमें पता ही है। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। ऐसा नहीं है, 6 महीने का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। 6 महीने का किसी भी सदन का होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। लोकसभा में बजट में बोल नहीं सकता। अरे बोल तो सकता ही है यार, बोलने के लिए थोड़ी कोई मना है। बोलने के लिए तो और फ्रीडम मिली हुई है, आर्टिकल 105 विशेषाधिकार। तो बोल नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? हम सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। इसलिए ये आंसर सही हो गया इसका, ये 28-8। अब आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अधीन, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, देखते हैं। क्या संविधान सर्वोच्च है? सही बात है, ये हमारे यहाँ है। जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। पहला सही है, तो यहाँ भी देख लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, सबको पता है, 7th शेड्यूल। स्पष्ट विभाजन है ना, 3 सूची, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंटरी लिस्ट। तो ये भी सही है, जिसमें दो नहीं है उसको भी काट देते हैं। ये दोनों सही है। अब देखते हैं, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करना, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 168, वो सॉरी 368, सबको पता है। ये मतलब लक्ष्मीकांत की क्वेश्चन है, ये भी लक्ष्मीकांत से ही होगा। ये बेसिक है, लेकिन लक्ष्मीकांत का जो, लक्ष्मीकांत में खासकर पार्लियामेंट वाला चैप्टर, पार्लियामेंट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर शायद पुराने वाले एडिशन में 22 है, नए वाले एडिशन में 23 है चैप्टर नंबर। और ये तो बेसिक्स है, पहले चैप्टर में लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत से ही ये होगा, ये भी लूसेंट से नहीं होगा ना। ये 1, 2, 3 सही है इसके, 1, 2, 3 ये दोनों पे डाउट है। संघ की संसद राज्य की विधानसभा संप्रभु है, ये तो संसद तो ब्रिटेन का मामला है ना यार, तो ये गलत हो गया। और ये दोनों वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, देखिए। संसद संप्रभु है, संविधान सर्वोच्च है। संप्रभु मतलब सर्वोच्च ही तो हो गया ना, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए।
तो ये दोनों एक साथ तो सही हो नहीं सकता। और ये हमें पता है कि संसद, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, ना कि भारत में। भारत में संविधान ही सर्वोच्च होता है, संप्रभु होता है। तो ये गलत हो गया। अब 4 गलत हुआ तो ये भी कट गया, आ गया यहाँ पे। 5वां पढ़ने का काम नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं अभी। मूल अधिकार की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? संविधान की उद्देशिका का काम ही क्या है ना, कि जब किसी भी विधि में समस्या पड़े तो जाके उद्देशिका का अवलंब ले लिया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। तो ये हो गया। तो इसका आंसर हो गया डी। ये दोनों गलत है। इसमें बहुत काटा पीटी हो गई है। एक सेकेंड, इसको भी क्लीन कर देते हैं। ये दोनों, ये सही है, ये सही है, और ये सही है ना। आंसर ये। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञानपीठ_CSE, या फिर ये स्कैन कर सकते हैं ना, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधिकारिक है जिसे संविधान विकसित हुआ, जिससे संविधान विकसित हुआ? तो संविधान सबसे ज्यादा किससे विकसित हुआ? हम सबको पता है यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे क्या क्या लिया गया है सब जानते हैं। 7th शेड्यूल पूरा। 7th शेड्यूल में खासकर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये याद रखना है। इससे यूनियन लिस्ट और संघ की अवधारणा यहीं से ली गई है। बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो ये हो गया। और यूएस के संविधान से फंडामेंटल राइट लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ये सारी चीजें ली गई। ये याद रखिएगा, ये एक थीम भी बन जाती है कि संविधान, मतलब भारत का संविधान किस किस संविधान से प्रभावित होकर बना। ये थीम है, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति पे भी विवाद चल रहा था, तो इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं हैं? ठीक है, भूमिका देख लेंगे। करों की उगाही के लिए धनराशि का बंटन, ये तो है ही ना। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? 280। ये सब याद रखना, ये सब ईपीएफओ में पूछ सकता है। तो ये तो है ही, पहला तो सही होगा ही। ये दोनों यू कट जाएंगे। अब आगे देखते हैं। क्रेन द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, देखते हैं। उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है। ये सही है। योजनाओं का मूल्यांकन करना नीति आयोग और योजना आयोग का काम होता है, ना कि वित्त आयोग का। तो वित्त आयोग कर किस किस आधार पर राज्यों को पैसा जाएगा ये बताता है। जैसे हम सबको पता है कि जनसंख्या एक आधार है, 2011 की जनसंख्या, पर्यावरण, ये सब आधार बनाए थे वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग ने। ये सब याद है हम लोगों को। तो इसलिए 1 और 3 सही हो गई है। अब आगे देखते हैं। ये याद रखिए, आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। ये हो गया। अब आगे है भारत का भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अरे ये याद रखना, कौन सा सही नहीं है पूछा है। सही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन गलत करा देता है। तो कौन सा सही नहीं है? संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ये हम सबको पता है। 10 लाख में एक व्यक्ति चुना गया था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित था। कौन, किस विधि से? एकल संक्रमणी पद्धति। ये सबको पता है ना, ये याद रखना, एकल संक्रमणी पद्धति। तो ये तो सही है, और पूछा है गलत। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सबको पता है। पहली बैठक, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ये सबको याद रहना है, ये सब पूछता है। ये भी सही है। प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों, मुस्लिम, सिख, समान, उनकी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। ये भी सही है, मुस्लिम, सिख और सामान्य को। ये भी सही है। भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जाती थी। ये गलत है, मतलब ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित नहीं की जाती थी, रियासतों द्वारा निर्धारित की जाती थी। ये लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर, पहला या दूसरा चैप्टर जिसमें स्टेट के बारे में है, वो पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? नहीं है।
ये याद रखना है। संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब बाकी होंगे तो निर्वाचन आयोग हम सबको पता है, आर्टिकल 324। वित्त आयोग अभी ऊपर देखा है 280। राजभाषा आयोग 344। महिला आयोग तो स्टैट्यूटरी है ना, स्टैट्यूटरी आयोग है, तो ये हो गया, नहीं पूछा था यहाँ पे, ये सब याद रखना है। अब आगे देखते हैं ये क्या है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 प्राकृतिक संसाधन के स्वाधीन शासन की किसे अनुमति दी है? ये पेशा के बारे में बोल रहा है, पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट 1996। किसके लिए था ये पेशा अधिनियम? भारत ग्राम सभा तो 73 में ही था ना यार। ग्राम पंचायत ये भी 73वें संविधान संशोधन में लाया गया था। ग्राम पंचायतों का प्रावधान ये सब 73वें में था। संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्रों में स्थित किसी गांव के वनवासी के लिए, ये एकदम सही है, ये सही है। बी और डी साथ में चलेंगे, तो बी और डी एक साथ होंगे, इनको अलग अलग नहीं देखना, क्योंकि श्रमिकों और सुरक्षा का बात है, और ये सामाजिक सुरक्षा है, तो सामाजिक सुरक्षा किसको दी जाती है? श्रमिकों को ही दी जाती है। तो ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ये दोनों एक साथ होंगे। और बता दूं कि ये दोनों समवर्ती सूची में, बी और डी, कंकरेंट लिस्ट, है ना। और ये भी याद रखना है, जब कुछ भी क्वेश्चन में समझ आए तो सिमिलर ढूंढ लीजिए, जैसे ये दोनों में सिमिलर मिल चुके हैं, अगर ये दोनों को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इसको एक बार देखिएगा, ये दोनों को, ये दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों एक साथ ही चलेंगे, और इसमें केवल एक चुनना है, तो ये इसका मतलब ये हो कि ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब ये दो ए और सी में से कुछ हो सकता है। अब देखते हैं आगे इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नमक के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का व्यवस्थान और नियंत्रण, ये नियंत्रण वगैरह केंद्र के अंतर्गत होता है, तो ये सी मामला आ गया यूनियन लिस्ट का, यूनियन लिस्ट। तो ये आ जाता है ए आपका स्टेट लिस्ट का। इसको इस तरह भी किया जा सकता है, और कंफ्यूज होना है तो ए और सी में ही एलिमिनेट कुछ करना है, डाउट करना है, बाकी बी और डी में नहीं करना, क्योंकि बी और डी सिमिलर है। इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिदेश है? प्राक्कलन समिति क्या होती है, हम सबको पता है। क्या काम करती है प्राक्कलन समिति? बजट पर चर्चा करती है ना। कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति पे? 30 सदस्य होते हैं, और सबसे बड़े, सबसे अधिक सदस्य वाली समिति होती है प्राक्कलन समिति, ये भी याद रखना है। और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं होता है, इतना याद रखना है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन पहला क्या है कि यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलन में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। और यह सरकार के विनियोजन और वित्त लेखाओं का संरक्षण करती है। वित्त लेखाओं का संरक्षण तो वो करता है ना, कैग, सीएजी, ये हमको पता है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं, मतलब वही आ गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करती है। यह देखती है कि क्या सार्वजनिक उपक्रम संचालित हो रहा है, तो ये काम नहीं करती। इसके लिए हमको पता लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 7 22 सदस्य होते हैं ना, ये सब हमको पता है, तो ये भी नहीं है। अब आगे देखते हैं, यह सम्मान लोकहित के मामले से संबंधित विधेयकों की जांच करती है। सम्मान लोकहित के मामले में प्राक्कलन समिति का कोई काम नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मितव्ययिता। और ये हमें पता है कि बजट में चर्चा करती है। बजट किस लिए होता है? सरकार के लेखा जोखा ही तो होते हैं, फाइनेंस का, मितव्ययिता ही तो वही है, तो इसका यही होगा ए, ना ये। और ये समितियां पढ़ लेनी है, ये सारा पार्लियामेंट का चैप्टर है, लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन में चैप्टर नंबर 23। लक्ष्मीकांत अगर पढ़ेंगे लेटेस्ट एडिशन वाला तो चैप्टर नंबर 23 में है, और पुराना एडिशन में चैप्टर 22 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपीएससी सीएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है, ईपीएफओ में भी जो भी क्वेश्चन आए उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए, जैसे ये है, और भी क्वेश्चन थे, ये है, तो उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत किया गया है? ये तो प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको रटने वाला है। अनुच्छेद 43A,
इसको याद कर लेना, डीपीएसपी अच्छे से पढ़ना है। और डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है अपने, ये वही डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज भी, इनमें से वो वाले उपबंध अच्छे से रट लेना है जो लेबर लॉ से संबंधित है, जैसे ये कामगारों में। और एक क्वेश्चन और मिलेगा, ये देखिए, संविधान में, भारत के संविधान को उल्लेखित अनुच्छेद बालाश्रम और बेगार, ये लेबर से संबंधित, तो ये किस में आता है? अनुच्छेद 23 में, हम सबको पता है। तो जो लेबर से संबंधित प्रावधान है ये तीनों में, उनको एकदम रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है ये ईपीएफओ के लिए, तो उससे बढ़िया काम हो जाएगा। देख लीजिए, 2 क्वेश्चन पूछा है। ये हो ही गया बालाश्रम, आर्टिकल 23। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण, संरक्षण का उपबंध किसमें है? डीपीएसपी में। क्योंकि स्मारकों का और संस्थानों का वस्तुओं का संरक्षण कौन कर सकता है? फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट में हमेशा कंफ्यूजन होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में। तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये मूल कर्तव्य है हमारा। मूल कर्तव्य क्यों नहीं है, ये समझना है। जब ये सब कुछ पढ़ना है तो केवल ये देख लेना है कि ये क्या आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व का के स्मारकों का संरक्षण आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसके लिए राज्य को चाहिए, पुलिस प्रशासन चाहिए, और जिसमें पुलिस प्रशासन और राज्य का महत्व है वो डीपीएसपी में आएगा। वो काम आप, और जो काम व्यक्तिगत रूप से आप कर सकते हैं, जैसे संप्रभुता का सम्मान करना, संविधान का संविधान करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, ये सब हम अपना इंडिविजुअल रूप में कर सकते हैं, इसमें प्रशासन को कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा मूल कर्तव्य होगा। तो एक इस नज़रिए से भी याद रखना है, क्योंकि सारे प्रावधान एक हम याद तो नहीं रह सकते, वैसे ये आर्टिकल 50 में है ना, आर्टिकल 50। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है ये, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची किसके संबंध में है? एकदम रटा होना चाहिए यार, संघ संघ राज्य संघ संवर्ती सूची, इतना बताया है ये ऊपर। अब इसमें देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर निर्वाचक गण बनता है? सबको पता, संसद के दोनों सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, बस। इसका 1 और 2, संसद की मंत्रिपरिषद जैसा शब्द उसमें नहीं लिखा हुआ। कौन से आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 54 है ना, 54, सॉरी 54 या 56, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 54 या 56 में होता है। तो इस आर्टिकल को देख लेंगे तो हो जाएगा। वैसे ये संघ का मंत्रिपरिषद जैसे शब्द उसमें नहीं लिखा है उसमें। और ये याद रखना है कि इसमें जो भी सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं देते राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, मनोनीत सदस्य। और दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली पांडुचेरी निर्वाचित सदस्य, इनके भी। मनोनीत सदस्य कहीं के नहीं शामिल होते, इतना याद रखना, मनोनीत नहीं होते, इसको कंठस्थ कर लेना। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं देते, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचन गण में शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में नहीं होते, ये अच्छे से याद रखना। अब आगे देखते हैं, भारत के निर्वाचन नामावली तैयार करने का काम किसका है यार? निर्वाचन आयोग, और कौन ही करेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते समय किसी व्यक्ति को, देखते हैं, किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, सही बात है। यदि नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर एक सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, बिल्कुल सही है यार। आगे भी पढ़ लेते हैं, आवश्यक नहीं है कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो, परंतु 6 माह के भीतर लोकसभा का निर्वाचित सदस्य बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं। ये संसद का है, लोकसभा नहीं है, आर्टिकल 74। ऐसा नहीं, लोकसभा नहीं, संसद का किसी, संसद में किसी, संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, ये हमें पता है। और ये प्रधानमंत्री से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी है और एक पहले भी हमने देखा है, तो प्रधानमंत्री वाला टॉपिक कर लेना। नियुक्ति, और अगला ऑप्शन क्या है? नियुक्ति से पहले संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ये बात नियुक्ति के पहले ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना नियुक्ति के भी तो 6 माह तक बन सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ये आ गया आंसर। पूरे ऑप्शन पढ़ लेना है पॉलिटी में खासकर, ये इसका हो गया। अब आगे देखते हैं, भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है, ठीक है। अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनर्स्थापन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होता है। अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद, ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विधि नहीं होती, और संविधान संशोधन विधेयक जो आता है उसको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं होती, ये याद रखना। तो ऐसा नहीं है, इसको पहले काट देना, जब ये कटेगा तो ये दोनों कट जाएंगे। अब दूसरा पढ़ते हैं, क्या है, संसद को संविधान द्वारा निर्धारित आधार
अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना चाहिए, बिल्कुल सही है। संविधान सर्वोच्च होता है, ना कि संसद सर्वोच्च होती है। तो संविधान जो जो निर्धारित करेगा, उसी जो अधिकार निर्धारित करेगा उसी के भीतर संसद क्रियाशील होगी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका हो गया डी। ये याद रखना क्योंकि इससे बहुत दो तीन क्वेश्चन अभी अभी आ गए कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान ही तय करेगा कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। तो ये याद रखना। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी वहीं से बन रहा था। अब आगे देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षा सीएजी के, के, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? राज्यों के लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद में समक्ष रखवाएगा। क्या बात है? राज्यों के लेखा परीक्षा राष्ट्रपति के समक्ष, और वो संसद में, राज्यों का तो राज्यपाल में जाएगा ना। अब वो किसमें? विधानसभा में रखवाएगा। जब राज्यों से संबंधित कोई मामला है तो संसद क्यों चर्चा करेगी ना, मतलब संसद चर्चा कर सकती है, ऐसा नहीं, लेकिन अभी राज्यों का मामला है तो राज्य देखेंगे ना अभी तो ये विधानसभा में रखवाएगा, संसद में नहीं रखवाएगा। ये तो गलत हो गया, और ये गलत हुआ तो ये पूरा आंसर आ गया। वैसे आगे वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। और सीएजी के लिए याद रखना आर्टिकल 148 से 151, है ना। ये थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे इन्फॉर्मेशन, तो क्योंकि इसमें ईपीएफओ में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा वो ऐसे डीप में नहीं पूछता। और आगे पढ़ लेते हैं इनको। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, और उसे केवल उन्हीं आधारों पर उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर, जिन रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये सबको तो पता ही है, ये सब तो याद ही है। संघ संघ के और राज्यों के लेखा को कैसे प्रारूप में रखा जाएगा, यह नियंत्रक महापरीक्षक में विहित करता है, ठीक है। और वैसे भी आंसर तो निकल ही आया है। अब आगे देखते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन ही बचे। क्या है? हमारी संसद काम रोको प्रस्ताव का प्रयोजन क्या है? काम रोको प्रस्ताव क्या है? स्थगन प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, एडजोर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव इसको कहते हैं। लक्ष्मीकांत में स्थगन प्रस्ताव के नाम से ही मिलेगा, काम रोको प्रस्ताव। तो ये किस लिए होता है, हम सबको पता है यार। क्या है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। अत्यावश्यक लोक महत्व के निश्चित विषय में परिचर्चा होना, ठीक है। विरोधी पक्ष के सदस्यों को संबंधित मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करने का अवसर देना। अनुदान मांग पर विशेष राशि घटाने में कुछ सदस्यों के अनुपयुक्त या हिंसक आचरण को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना। ये तो विशेषाधिकार मोशन में आता है, ये गलत हो गया। अनुदान मांग ये तो बजट में आता है। विरोधी पक्ष ऐसा नहीं है का स्थगन प्रस्ताव लोकमत के विषय में चर्चा करने के लिए होता है, जिसे 2.5 घंटे की चर्चा भी कहते हैं ना। ये सब है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन। ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये तो लूसेंट वाले क्वेश्चन है, और ये काफ़ी पुराने हैं। ये शायद 2002 का पेपर का है, ये दोनों क्वेश्चन 2002 या फिर 2012 का, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन, पहले ऐसे क्वेश्चन आते भी थे। देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला आयोग है, दूसरे में अध्यक्ष है। तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग का अध्यक्ष कौन था, हमको पता है, एम वीरप्पा मोइली। ये आ गया, ये दोनों कट गए। अब देखते हैं और क्या क्या पता है हम लोगों को, क्या क्या पता हो सकता है। और 13वां वित्त आयोग किसका है, ये सब तो। 13वां वित्त आयोग किसका है, इनका है, न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी। एक सेकंड, 13वां वित्त आयोग इनका नहीं, भारत। द्वितीय केंद्र राष्ट्र संबंध आयोग, राष्ट्र संविधान के, ये तो पता है। जैसे चौथा, इसका ये पता, क्या क्या चीज़ें पता है देख लेते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज से जो जो पता होती है। जैसे ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग तो पता होता है, 1 का 4। संविधान की ये भी पता होता है, विजय काले का। फंसता है मामला ये दोनों पे, बी और सी पे, तो इसको गैस भी कर सकते हैं। बाकी तुक्का तुक्का तो थोड़ा मानना ही पड़ता है, गैस करना ही पड़ता है। क्या 13वां वित्त आयोग मदन मोहन पुंछी थे या फिर ये थे? वैसे इसका आंसर ये है कि ए नंबर आंसर है, बी का ये। 13वें वित्त आयोग ये थे, न्यायमूर्ति एम जे वेंकटचल्या। तो इसका आंसर ये। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, इसको कहाँ तक याद रखेंगे। और जैसे ये भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा फैक्चुअल है। सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, सेठ गोविंद दास, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी समानता है? इनमें समानता है, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बस इतनी है। ये दोनों क्वेश्चन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारा जा सकता, ये लूसेंट के क्वेश्चन है। लूसेंट पे जो चार्ट दिया रहता है, जैसे लक्ष्मीकांत में भी हालांकि चार्ट दिया है
कि कौन कौन प्रथम थे, इतना कहाँ तक याद रखेंगे। बाकी इस तरह के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जैसे ये ऊपर आए हैं और ये तो काफ़ी पुराने हैं, तो अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, इतनी इसकी टेंशन नहीं लेना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ के लिए ये ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञानपीठ _CSE, या फिर इसे स्कैन करके